हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर की थी हमने उत्तर पश्चिम राज्य हिंदू शाही वंश की और भारत पर अरब आक्रमण की बात हमने कर ली थी। आज जो बात करेंगे, बोर्ड पर लिखा है, तुर्क आक्रमण की बात करेंगे। अरबों के बाद जिसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया भारत पर, अरबों के बाद आक्रमण के बाद महत्वपूर्ण घटना है। ओके, तो तुर्क कहाँ है? बेसिकली तुर्क अफगानिस्तान में है, गजनी से आते हैं। मेनली जो बात करेंगे हम महमूद गजनवी की बात करेंगे, सुबुक्तगीन की बात करेंगे और अलपतगीन। ओके, तो तुर्कों का जो आक्रमण होता है उससे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों को जन्म दिया जाता है भारत में। जैसे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से बहुत सारे परिवर्तनों को तुर्क क्या है, जन्म देते हैं। और जो तुर्कों की शासन व्यवस्था थी वह जनजातीय संगठन पर आधारित थी। ओके, इसको याद रखेंगे। तो मेनली जो बात करेंगे हम तुर्क आक्रमण पर, उसमें एक वंश है गजनी में जो स्थापित किया जाता है अलपतगीन द्वारा, यामिनी वंश। कौन सा वंश? यामिनी वंश। ये देखो, अफगानिस्तान से आते हैं, इसको लिख लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से, ठीक है। अफगानिस्तान में एक वंश की स्थापना की जाती है, या मिनी वंश। और इस यामिनी वंश का संस्थापक व्यक्ति है अल्पतगीन। कौन है? अल्पतगीन। इसी वंश के शासक या अल्पतगीन के पुत्र को बात करें, सुबुक्तगीन, पुत्र सुबुक्तगीन, ठीक है। वो भी कई बार आक्रमण करता है। प्रथम तुर्की शासक इसको माना जाता है जिसने क्या है, भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर किस वंश पर आक्रमण किया? उस वंश उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर। कौन सा वंश था? प्रीवियस क्लास में बात की थी हमने, गंधार के क्षेत्र और काबुल के क्षेत्र में हिंदू शाही वंश, और शासक था उसका जयपाल, ठीक है। तो अल्पतगीन द्वारा यामिनी वंश की स्थापना की जाती है और इसकी जो राजधानी है, राजधानी याद रखेंगे, गजनी है, जगह है अफगानिस्तान में। प्रीवियस काल में बात कर ली थी कि सुबुक्तगीन द्वारा आक्रमण किया जाता है हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल पर, ठीक है। इसके बाद जो शासक होता है वो होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के आक्रमण से ही उत्साहित होकर, यानी उसके पुत्र द्वारा, यानी कि महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कई बार आक्रमण किया जाता है। लगातार आक्रमण किया जाता है, प्रत्येक वर्ष आक्रमण किया जाता है। तो सबसे पहले जयपाल पर जिसने आक्रमण किया वो सुबुक्तगीन था। उसके बाद 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा भी क्या है, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया जाता है। इसकी भी बात हमने की थी जब हिंदू शाही वंश पढ़ रहे थे। ओके, तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा जयपाल पर आक्रमण होता है, ठीक है। जयपाल, हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण। ओके, जयपाल पर आक्रमण किया जाता है, ठीक है। और महमूद गजनवी क्या है, बाद में 1009 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। कब? महमूद गजनवी 1009 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, ठीक है। कितनी बार? लगातार प्रत्येक वर्ष 17 बार आक्रमण करता है। कौन?
महमूद गजनवी। ठीक है, और इसके इन आक्रमणों का उल्लेख जो जिस विद्वान द्वारा किया गया, वो विद्वान कौन है? इन सभी आक्रमणों का उल्लेख करते हैं कौन? उल्लेख किया गया विद्वान हेनरी इलियट द्वारा। याद रखेंगे इसको, हेनरी इलियट। ओके, इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य बताए जाते हैं। दो विद्वान हैं, दो उद्देश्य बताते हैं। एक क्या है? पहला उद्देश्य जो है धन लूटना, यानी कि भारत की संपत्ति को लूटना। और दूसरी जो बात की जाती है, जिहाद का प्रसार। ठीक है, जिहाद। तो धन लूटने की जो बात कही जाती है वह मुस्लिम इतिहासकार हैं, वह है इतिहासकार जाफर। ठीक है, इतिहासकार जाफर का मानना है कि महमूद गजनवी का आक्रमण करने का उद्देश्य जो भारत पर है वह क्या है? धन लूटना है, भारत की संपत्ति को लूटना है। लेकिन जिहाद की बात की गई, जिहाद जिसके तहत क्या दो बातें की जाती हैं, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रसार करना, और दूसरा बुत परस्ती को समाप्त करना। बुत परस्ती यानी बुत मतलब मूर्ति, या परस्ती मतलब पूजा करना, यानी कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करना और बुत परस्ती को समाप्त करना। यह बात की जाती है किसके द्वारा? उतबी द्वारा। उतबी कौन है? उतबी महमूद गजनवी का क्या है? दरबारी इतिहासकार है। याद रखेंगे नाम कि महमूद गजनवी का दरबारी जो इतिहासकार है वह कौन है? उतबी। उसका मानना था कि महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, वह क्या था? भारत में इस्लाम जिहाद बढ़ाना, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना, और बुत परस्ती को समाप्त करना, यानी कि मूर्ति पूजा को समाप्त करना। ओके, महमूद गजनवी द्वारा जो पहला आक्रमण किया गया जयपाल पर किया गया 1001 ईस्वी में, उसके बाद मुल्तान पर किया जाता है। ओके, मुल्तान पर। तो कुछ महत्वपूर्ण अभियान हम उसका देखते हैं। महत्वपूर्ण अभियान, महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण अभियानों की बात करते हैं। महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण अभियान। एक 1001 ईस्वी हमने बात कर ली। जो दूसरा महत्वपूर्ण अभियान किया जाता है वह है क्या? मुल्तान पर। मुल्तान पर, ठीक है। यह इस मुल्तान पर दो बार आक्रमण किया जाता है, 1004-5 ईस्वी में, 1004-5 ईस्वी, और दूसरा 1010-11 ईस्वी। ओके, याद रखेंगे, क्रम पूछा जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आक्रमण है भारत पर वह क्या है? नगरकोट। नगरकोट पर कब किया जाता है? 1006 ईस्वी में। 1006 ईस्वी। ओके, अगला जो महत्वपूर्ण अभियान है महमूद गजनवी का हुआ है थानेश्वर, जो पंजाब में जगह है। ठीक है। तीसरा थानेश्वर, बात की थी हमने, थानेश्वर राजधानी थी हर्ष की, अंबाला में एक जगह थी थानेश्वर। ठीक है। थानेश्वर पर कब आक्रमण अभियान किया जाता है?
1012-13 ईस्वी में, 1012-13 ईस्वी में। एक 1012-13 ईस्वी में। उसके बाद 4-5 की हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं। चौथा, मथुरा कन्नौज, मथुरा कन्नौज पर, ठीक है। मथुरा कन्नौज पर कब आक्रमण किया जाता है? 1016-18 ईस्वी में। 1016 से लेकर 18 ईस्वी तक। ओके। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभियान की बात की जाती है सोमेश्वर मंदिर पर या सोमनाथ मंदिर की बात कर लें हम। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी। इसकी बात की थी हमने चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम के समय, जब गुजरात के अनिलवाड़ के चालुक्य की बात हम कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, तो उसमें हमने बात की थी। और अंतिम जो अभियान किया जाता है उसका 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया जाता है। जाटों पर ये व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अभियान है, 5-6, इसको याद रखेंगे। क्या पता क्रम वाइज पूछा जा सकता है। ओके। तो इन अभियानों के बाद भारत पर क्या है, या पंजाब में अधिकार किया जाता है महमूद गजनवी द्वारा। और पंजाब में ही एक अस्थायी राज्य की बात की जाती है, एक सेना संगठित की जाती है। और भारत में महमूद गजनवी ने, ठीक है, तिलक नामक अधिकारी को उसका नेतृत्व दिया जाता है अपनी सेना का, ताकि जो दूर के प्रदेश हैं, राज्य हैं, उन पर आसानी से आक्रमण किया जा सके या सैन्य आवश्यकता पड़ने पर सेना उपलब्ध हो। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात करेंगे दरबार में जो विद्वान कौन कौन है गजनवी के। ठीक है, दरबार, उसके दरबार में विद्वान मेनली 3 मुख्य विद्वान हैं। कौन कौन से? अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी, अल बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ क्या है, भारत भी आता है। फिरदौसी, और जो हमने बात की उसका दरबारी इतिहासकार उतबी। ठीक है, ये 3 विद्वान उसके दरबार में हैं। मेनली हम बात कर रहे हैं इसकी अल बरूनी की। और कौन है अल बरूनी? विद्वान है जो भारत आया, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था आक्रमणों के समय। ठीक है, इसकी एक पुस्तक है जिसने किताब उल हिंद लिखी है। हिंद मतलब हिंदुस्तान, किताब उल हिंद। इस पुस्तक को भारत के 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारत का दर्पण। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11वीं शताब्दी में भारत कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मतलब किताब उल हिंद से, इसको भारत का दर्पण भी कहते हैं। 11वीं शताब्दी का, 11वीं एडी का, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा सकता है
कि किस पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण भी कहते हैं, वह कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद। ठीक है, इस पुस्तक से भारत का इतिहास जानने में जानकारी प्राप्त होती है। आपको भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होगी। भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है और इस पर कुछ टिप्पणी की गई है, समीक्षा की गई है भारतीय गणित पर, इतिहास पर, भूगोल पर, खगोल पर, दर्शन पर आदि विषयों पर इसमें समीक्षा मिलती है इस पुस्तक पर, किताबुल हिंद पर, हिंद में। ठीक है, पढ़ने पर क्या समीक्षा मिलती है? भारतीय गणित विषय पर, इतिहास विषय पर, खगोल पर, भूगोल पर, दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। किस पर? किस पुस्तक में? किताबुल हिंद में, अल बरूनी द्वारा। ठीक है, इसी पुस्तक में अल बरूनी क्या लिखता है कि मुझे आश्चर्य के साथ यह बाध्य हूं, मैं बाध्य हूं, व्यक्त करने की बाध्यता है, मुझे आश्चर्य के साथ यह व्यक्त करने की बाध्यता है कि जो देश, यानी हिंदुस्तान की बात कर रहा है, विज्ञान और तकनीकी में इतना विकसित है। ओके, विज्ञान और तकनीकी में क्या है? इतना विकसित है, वह कैसे सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, मतलब मेनली सामाजिक कुरीतियों के बारे में अल बरूनी भी बात करता है, भारत में कितनी सामाजिक कुरीतियां विद्यमान थी। ठीक है, यानी कि अल बरूनी को खुद लगता है कि मैं बाध्य हूं यह व्यक्त करने के लिए कि किस तरह भारत देश में सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा दिया गया है, जो देश क्या है, विज्ञान और तकनीकी में इतना विकसित होने के बाद भी। और यही कारण देता है क्या कि सामाजिक आर्थिक समरूपता का अभाव है भारत में। ठीक है, सामाजिक आर्थिक समरूपता का अभाव है इन कुरीतियों के कारण, और राजनीतिक अभिकेंद्रीकरण हो गया है। ठीक है, राजनीतिक अभिकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण कहीं नहीं है, यानी कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है तो देश को संभाल सके। छोटी छोटी जगहों पे हर जगह क्या है? राजा हैं। जैसे महमूद गजनवी के समय कश्मीर में रानी कौन थी? रानी दिद्दा थी। कन्नौज प्रतिहार पर कौन शासन कर रहा था? कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे, उसमें शासक था राज्यपाल। ठीक है, जो महमूद गजनवी के आक्रमण से डर के भय से भाग जाता है। और बंगाल में पाल वंश है, जिसका शासक है महिपाल प्रथम। साउथ में चोल हैं, पल्लव हैं, चालुक्य हैं। यानी कि भारत में क्या है? राजनीतिक अभिकेंद्रीकरण है, और इसी अभिकेंद्रीकरण के कारण वह कहता है कि भारत पर कोई भी बाहरी प्रदेश आसानी से अपना आधिपत्य जमा लेता है, यानी कि कब्जा कर लेता है। और उदाहरण देता है और आश्चर्य व्यक्त करता है कि किस तरह अरबों ने या कैसे अरबों ने सिंध जैसे प्रांत पर क्या किया? अपना आधिपत्य जमा लिया या अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो किताबुल हिंद पुस्तक को पढ़ने पर भारत के बारे में सारी जानकारी अल बरूनी द्वारा दी गई है। तो ये तो बात हो गई आज की क्लास में हमारे तुर्क आक्रमण की। आज इतना ही रखेंगे, कल बात करेंगे तुर्कों के बाद, अफगानिस्तान के बाद गजनीस, एक और वंश की, गोरी वंश की, मोहम्मद गोरी की। फिर उसके बाद हम मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे दिल्ली सल्तनत में। आज का इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।